प्रकार, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ग्रिफिथ के अनुसार नगर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इन्होंने बताया है पूर्वा, यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है, 50 से 250 लोग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वा बोलते हैं। और ये नगर यानी नगरीय समुदाय की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा इन्होंने बताया है ग्रामीण नगर। ग्रामीण नगर किसको कहते हैं, जिसमें 250 से 500 लोग रहते हैं, उसको ग्रामीण नगर कहते हैं। तीसरा है कस्बा। कस्बा में कितने लोग होते हैं, 500 से 10,000 की जनसंख्या होती है, तो उसे कस्बा कहते हैं। और चौथा है नगर, यानी जहाँ पे 10,000 से अधिक जनसंख्या होती है उसे नगर कहते हैं। फिर उसके बाद ये इनका वर्गीकरण हो गया। फिर है मम्फोर्ड के अनुसार। तो मम्फोर्ड का ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले बताया है इमोपोलिस, यानी 50,000 तक जनसंख्या होती है तो वो इमोपोलिस होती है। दूसरा इन्होंने बताया है पोलिस, 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या। तीसरा बताया है मेट्रोपोलिस, 1 लाख से 10 लाख तक। फिर चौथा इन्होंने बताया है मेगापोलिस, यानी 10 से 50 लाख तक की जनसंख्या होती है। पांचवा इन्होंने बताया है नेक्रोपोलिस, यानी जहां ईसाइयों का कम से कम एक कब्रिस्तान होता है। तो इनका जो है कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो आप इसको एक बार जरूर याद करिएगा क्रम से। फिर अगला जो वर्गीकरण है वो देखिए, वो है पियरे जॉर्ज का। तो इन्होंने पूंजीवादी नगर, औपनिवेशिक नगर और समाजवादी नगर, 3 तरह के नगर बताए हैं। फिर अगली है कैमिले रोजर की। तो इन्होंने प्राकृतिक नगर और निर्मित नगर की बात की है। फिर आगे देखते हैं जिन्स्ट एवं हर्बर्ट की। तो इन्होंने उत्पादन केंद्र, राजधानियां, व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, दर्शनीय केंद्र और विभिन्नता के केंद्र बताए हैं। फिर आगे है जो इम्पोर्टेंट है, आप उसे याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है किंग्सले डेविस का। इन्होंने सामाजिक विभिन्नता, यानी जो नगरीय समुदाय होता है उसमें सामाजिक विभिन्नता होती है, द्वितीयक संघ होता है, सामाजिक गतिशीलता होती है, द्वितीयक नियंत्रण होता है, व्यक्तिवादिता होती है, सामाजिक सहिष्णुता होती है, स्थानीय अलगाव होता है और ऐच्छिक संघ होता है। तो ये सारे जो है नगर की विशेषताएं थी, नगर का वर्गीकरण था। और नगर किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए, जो नगर है यानी जो नगरीय समुदाय है, तो जो एक अमेरिकी समाजशास्त्री है रॉबर्ट पार्क एवं बर्गेस जिसको कहते हैं, तो रॉबर्ट पार्क को जो है नगरीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्हें नगरीय समाजशास्त्र का पिता इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने जो है बर्गिस के साथ मिलकर के 1926 में इनकी एक पुस्तक आई थी द अर्बन कम्युनिटी। इसे में इन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के बारे में लिखा था, उसका उल्लेख किया था। और इसे ही नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित सबसे पहले पुस्तक मानी जाती है। और इसके अलावा देखिए, नगर से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पुस्तक है नगर से संबंधित, तो वो है द होबो। ये भी पुस्तक नगर से संबंधित है और ये किसकी है, नील एंडरसन की। और इसके बाद जो है लुई विर्थ की है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, द घेटो। कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ये 1925 में आई थी। उसके बाद है द मिडिल टाउन। ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है लिंड की पुस्तक है और ये 1929 में आई थी। फिर सोरोकिन और जिमरमैन की पुस्तक है रूरल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। ये आई थी 1929 में और ये किसकी है, सोरोकिन और जिमरमैन की। ठीक है, तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये नगर से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो है एक और पुस्तक है कल्चर ऑफ सिटीज। ये पुस्तक है मम्फोर्ड की। और इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है द सिटी इन हिस्टोरी। ये भी मम्फोर्ड की पुस्तक है, 1961 में आई थी। तो ये पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 पुस्तकें हैं, आप इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, नगर से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं, लेकिन नगर से संबंधित सिद्धांत ज़्यादा ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप एक बार नोट कर लीजिए कि हो सकता है पूछ सकता है। तो देखिए, नगर से संबंधित जो सिद्धांत है, पहला है परिवहन का सिद्धांत। तो इसको दिया था
ए वेवर ने, बर्गेस ने और ऑकबर्न ने। इसके अलावा प्रतीकात्मक मूल्यों का सिद्धांत ये दिया था, वाल्टर फिरेई का सिद्धांत है ये। फिर नगरीय ढांचा सिद्धांत ये दिया था रिमर ने। प्राकृतिक क्षेत्र का सिद्धांत इसको दिया था जोरबॉस ने, बर्गेस एवं हॉट ने। वृत्तखंड सिद्धांत इसको दिया था होमर और हयाट ने। और संकेर कटिबंध सिद्धांत ये दिया था बर्गेस ने। तो ये नगर से संबंधित कुछ सिद्धांत हो गए, और नगर से संबंधित कुछ अवधारणाएं भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, उन्हें भी आप जरूर देखिए एक बार। तो देखिए, पहला जो नगर से संबंधित अवधारणा है, अवधारणाएं, तो पहला नगर से संबंधित जो अवधारणा है वो है नगरीकरण। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। तो इसे जो है किसने दिया था, तो इसे दिया था लुई विर्थ ने, और ये लुई विर्थ की अवधारणा है। ठीक है, इतना ही, मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वही जो है हम देखते हैं। तो ये दिया था लुई विर्थ ने, और इसमें इन्होंने नगरीकरण के 3 तत्व बताए थे। पहला इन्होंने बताया था कि नगरीकरण जो होता है जनसंख्या आकार, दूसरा इन्होंने जनसंख्या घनत्व, और तीसरा जनसंख्या की विषमता का उल्लेख किया था। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो है वो है नगरीयता। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, यानी ये अवधारणा किसने दी थी, नगरीयता यानी अर्बनिज्म। तो इसको दिया था, ये भी लुई विर्थ ने दिया था, ये भी लुई विर्थ की है। और नगरीयता को इन्होंने क्या बताया था कि नगरीयता एक जीवन शैली होती है, यानी एक लाइफ स्टाइल होती है। फिर उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है स्लम्स। स्लम्स जो होती हैं, यानी जो झोपड़ियां होती हैं, मलिन बस्तियां होती हैं, तो इसे जो है ये भी एक तरह का नगरीकरण से, नगर से संबंधित अवधारणा है। यानी जो किसी भी शहर में मतलब झोपड़पट्टी एरिया होता है उसे स्लम्स बोला जाता है। और इसके विषय में जैसे पार्क एवं बर्गेस ने जो है इसे क्या कहा है कि जो जो भी कच्ची बस्ती होती है इन्हें जो है उन्होंने पतोन्मुख क्षेत्र कहा था, यानी जोन ऑफ डिटायरेशन कहा था। इसके लिए इन्होंने ये शब्द बताया था। डेविड डंटर जो थे, इन्होंने कच्ची बस्तियों या झोपड़पट्टियों को क्या कहा था, कैंसर के रूप में माना था, यानी कि किसी भी शहर में अगर ये स्लम्स हैं तो ये एक तरह का कैंसर है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है लोगों ने अलग अलग बातें बोली थी। उसके बाद अगला जो है अवधारणा नगर से संबंधित वो है घेटो। घेटो जो है, घेटो किसे कहते हैं, तो घेटो जो है ये भी दी गई है सबसे पहले लुई विर्थ द्वारा। इसे दिया है लुई विर्थ ने। तो शिकागो संप्रदाय के प्रमुख नगरी समाजशास्त्री थे लुई विर्थ, और इन्होंने अमेरिका के मलिन बस्तियों का अध्ययन किया था, और उसके बाद ही इन्होंने यह अवधारणा दिया था। और इसे एक और नाम से, मतलब अन्य नाम से जाना जाता है, लिटिल इटली भी इसे कहते हैं। ये घेट्टो को ये लिटिल इटली कहते हैं। इसके अलावा लुई विर्थ की एक और इनका कॉन्सेप्ट है उपनगर का। इन्होंने उपनगर की अवधारणा भी दी है, यानी जिसे सबर्ब कहते हैं, ये भी इनकी अवधारणा है। और इसके अलावा एक और है इनका उपनगरीय क्षेत्र, तो ये भी इन्होंने दिया है, उपनगरीय क्षेत्र। फिर इसके अलावा जो है अगला जो अवधारणा है वो है उपनगरीय समूहन की। इसे किसने दिया है, तो इसे दिया है पैट्रिक गिट्स ने। ये सारे जो है नगर से संबंधित, यानी नगर से संबंधित ये सारी अवधारणाएं हैं। और इसके बाद आता है जो है कि ग्राम्य नगरी सातत्य जो है, ये भी नगर से संबंधित अवधारणा है। ग्राम नगरीय सातत्य यानी रूरल अर्बन कॉन्टिनम, इसको दिया था किसने, सोरोकिन और जिमरमैन ने। यह भी नगर से संबंधित अवधारणा है। फिर एक और कॉन्सेप्ट है ग्राम्य नगरीकरण का। ग्राम्य नगरीकरण यानी रूरल अर्बनाइजेशन। तो इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था चार्ल्स जे गाल्पिन ने। ये सारे आप शॉर्ट में एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा कि किसने कौन सी अवधारणा दी थी। फिर देखिए एक और है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट टाउन या अनुगामी कस्बा। अनुगामी कस्बा, इसे किसने दिया था, तो इसे दिया था ग्राहम टेलर ने। सैटेलाइट टाउन को किसने दिया था, टेलर ने। फिर उसके बाद देखिए
एक और है महानगरीय ग्राम, इसे दिया था पाहल ने। तो ये जितने भी अवधारणाएं हैं इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा, जो नए नाम लग रहे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जैसे लुई विर्थ की जितनी भी हैं आप उसको जरूर नोट करिएगा, बाकी के जो जो बताया सोरोकिन का हो गया, जीमरमैन का, ये सबका इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट करिएगा। और तो ये जितनी भी थी नगर से संबंधित अवधारणाएं थी। अब हम आगे देखते हैं, आगे जो है कस्बा यानी टाउन, टाउन से संबंधित चीजों को देखते हैं कि टाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसकी आबादी 500 से 10,000 तक हो उसे हम कस्बा कहते हैं। रिस्थोफेन का कहना है इनका कि जो कस्बे के लोग होते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होता है। यानी वो कृषि व्यवसाय नहीं करते हैं, उसके उल्टा वो व्यवसाय में ज्यादा लिप्त होते हैं। फिर आगे जो परिभाषा है वो है रेडजन की। तो इन्होंने व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता बताई है कस्बा में। दूसरा इन्होंने बताया कि मकानों का केंद्रीकरण होता है। और तीसरा इन्होंने बताया है कि 2000 से अधिक जनसंख्या होती है कस्बा में। फिर आगे देखते हैं, आगे है 1971, 1981 तथा 1991 की जनगणना में जिन आधारों पर कस्बों का निर्धारण किया गया था वो कौन कौन से थे। तो पहला है नगर पालिका, यानी एक कस्बे में नगर पालिका होनी चाहिए, नगर छावनी होनी चाहिए, नोटिफाइड नगर होना चाहिए, नोटिफाइड नगर या क्षेत्र होना चाहिए, या इसके समकक्ष की कोई इकाई हो, तो वो क्या कहा जाएगा, वो कस्बा में आएगा यानी टाउन में आएगा। दूसरा बताया है कि न्यूनतम जनसंख्या वो 5,000 होना चाहिए, तो उसे हम कस्बा कह सकते हैं। तीसरा है पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए, तो वो नगर की श्रेणी में कस्बे की श्रेणी में आएगा। फिर अगला है जनसंख्या कम से कम 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर या 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो। फिर अगला जो है विशेषता उन्होंने क्या बताया है कि अन्य स्थान जो उपर्युक्त विशेषताओं से सीमावर्ती हों और प्रांतीय जनगणना अधिकारों के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं एवं विशेषताएं रखते हों, तो वो कस्बे की श्रेणी में आएंगे। तो ये कस्बा से संबंधित जो भी चीजें थी उसे हमने देखा है। और इसके अलावा जो कस्बा होता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी एक ग्रामीण कस्बा रूरल टाउन और दूसरा शहरी कस्बा अर्बन टाउन। आगे देखते हैं, आगे अब हम क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। रीजन यानी प्रदेश, जो क्षेत्र होता है ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्र जो है अनिश्चित किंतु एक समान विस्तार वाला भूभाग होता है। क्षेत्र क्या होता है, एक समान विस्तार वाला भूभाग होता है। दूसरा हेगेट के अनुसार परिभाषाएं देखते हैं, पृथ्वी तल का वह भाग जो अपने विशेष लक्ष्यों के कारण अपने सीमावर्ती अन्य भागों से भिन्न समझा जाता हो। यानी जो एक क्षेत्र होता है या प्रदेश होता है वो अलग क्षेत्रों से अलग होता है, भिन्न होता है, यानी उसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, अगला है हार्ट सोर्न, जिसकी विशिष्टता होती है, यानी जो विशिष्ट होता है, अपनी एक अलग अलग विशेषता रखे हुए होता है। फिर उसके बाद अगली परिभाषा है हर्बार्टसन की। इनका क्या कहना है कि जिसमें भौतिक तत्वों तथा जीवधारियों में विशेष प्रकार का संबंध होता है। यानी जो एक क्षेत्र होता है, एक प्रदेश होता है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो जीव होते हैं, वो उनमें जो है एक तरह से संबंध होता है और वो जो है अनुकूलन बना के रखते हैं। फिर अगला है डिकिंसन की परिभाषा। तो इनका क्या कहना है कि विशेष प्रकार के भौतिक दशाओं एवं आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं, उसे देख लेते हैं। तो पहला, क्षेत्र की क्या विशेषता है, भौगोलिक तत्व की समरूपता। दूसरा है क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति होती है। तीसरी विशेषता है लक्षण एक जैसे अन्य क्षेत्रों से भिन्न होते हैं, यानी एक क्षेत्र जो है वहाँ का सब चीज जो है उसका एक अलग लक्षण होगा लेकिन दूसरे क्षेत्रों से अलग होगा। फिर उसके बाद अगली विशेषता है समान विचार एवं समानुरूप, एक प्रदेश के लोगों का समान विचार सब कुछ होता है। फिर है परिवर्तनशील। फिर उसके अलावा है तथ्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या। और उसके अलावा सातवां है भौतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों को सामान्य रूप से प्रदर्शित। तो ये जो है क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो अब आगे देखिए ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के बीच अंतर है। तो सबसे पहला अंतर क्या है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या समुदाय के बीच अंतर। तो पहला, जनसंख्या के आधार पर देखिए क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है आकार और प्रकृति, यानी ग्रामीण जो
नगर होते समुदाय होते हैं और जो नगरीय समुदाय होते हैं, दोनों में आकार, क्योंकि नगरीय समुदाय का आकार बड़ा होता है और ग्रामीण का छोटा होता है, और इनकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। फिर दूसरा जो है वो है सामाजिक व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें क्या है अंतर? तो सबसे पहला परिवार का अंतर है, क्योंकि गांव में कैसे, ग्रामीण में कैसे, ग्रामीण समुदाय में परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त पाए जाते हैं। शहरों में क्या होता है, एकल परिवार पाया जाता है। विवाह गाँव में कैसा होता है, विवाह अंतर्विवाह होता अंतः विवाह होता है, और शहरों में क्या होता है कि आप चाहे जिससे चाहें उससे विवाह कर सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी आप कर सकते हैं। फिर अगला है स्त्रियों की स्थिति। तो शहरों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है, गांवों में क्या होता है कि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर है पड़ोस। तो गांवों में कैसा पड़ोस होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सामुदायिक भावना होती है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं। पर शहरों में ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है उनको खुद को पता नहीं होता है, तो इतना अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद है सामाजिक स्तरीकरण। तो गाँवों में जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, ये सारी पाई जाती हैं, जबकि शहरों में जो है जो सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है वो उसके आधार पर, अर्जित के आधार पर पाया जाता है, यानी आपने जो भी चीज़ें कमाई है उसके आधार पर आपका स्तरीकरण होगा। लेकिन गाँव में क्या होता है कि प्रदत्त स्तरीकरण पाया जाता है, यानी जन्मजात स्तरीकरण। फिर आगे देखिए, बोगार्डस ने क्या कहा है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं शहर के लक्षण हैं, यानी ज्यादा वर्ग विषमताएं जहाँ पे होती है वो शहर के लक्षण होते हैं। फिर अगला जो है अंतर वो है आर्थिक जीवन के आधार पर। तो आर्थिक जीवन के आधार पर कौन सा अंतर है? तो पहला है व्यवसाय का अंतर, गाँव में कृषि कार्य ज्यादा पाया जाता है। दूसरा है स्वरूप, यानी श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा प्रतिस्पर्धा। फिर अगला है जीवन स्तर, और चौथा है खर्च। तो इसमें क्या कहना है ई रॉस का कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, जबकि नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। तो ये इन लोगों के कुछ स्टेटमेंट हैं, गांव से संबंधित, नगर से संबंधित। आप जो है सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर नोट करिएगा। जैसे स्टेटमेंट ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभी बुक्स के नाम पूछ लेता है, और किसने कौन से कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये जो भी ग्रामीण नगरीय समुदाय या अध्ययन, इनसे संबंधित यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और इसे ही नोट करिएगा। फिर आगे देखिए, स्मिथ सिम्स हैं, एन.एल. सिम्स। तो इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जीविकोपार्जन को दो मौलिक रूप से भिन्न रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है, ये इनका कहना है। फिर अगला जो है अंतर वो है सामाजिक नियंत्रण के आधार पर। शहर में कानून जो है सामाजिक नियंत्रण करता है, गांव में क्या होता है कि जो परंपराएं होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, वो व्यक्तियों पर नियंत्रण करते हैं। फिर अगला है सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो गांवों में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, और नगरों में कैसे संबंध पाए जाते हैं, द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। फिर अगला जो अंतर है वो है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, और उसके बाद जो है लास्ट वो है सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर। गांव के लोग क्या होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं। वे शहरी जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं। शहरों में बनावटीपन होता है, लेकिन गाँव में क्या होता है, वास्तविकता दिखाई जाती है, वास्तविक लोग होते हैं। उसके बाद न्यू मेयर ने क्या कहा है, सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सोसाइटी इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा है कि ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। फिर आगे देखिए, रॉस के अनुसार नगर जो होता है वो जगत मित्र होता है, जबकि गांव जो होता है वो राष्ट्रवादी और स्वदेश अभिमानी होता है। ये भी इनका कथन है, आप इसको भी जरूर नोट करिएगा। फिर अगला जो है वो है सामाजिक गतिशीलता और स्थायित्व के आधार पर अंतर। सामाजिक स्थायित्व और गतिशीलता के आधार पर कौन सा अंतर होता है? तो सोरोकिन तथा जीमरमैन ने प्रिंसिपल ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटी में लिखा है कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है, और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान। स्थायित्व एक का विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरे का गुण है। यानी शहर में क्या होता है, गतिशीलता होता है, और गांव में क्या होता है, स्थायित्व होता है। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था। अगला जो है सांस्कृतिक जीवन के आधार पर अंतर। तो नजबुल करीम ने चेंजिंग सोसाइटी इन इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है कि एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म हो गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, किंतु ग्रामीण समुदाय वैसे के वैसे हैं, यानी उनमें परिवर्तन नहीं आया है, आज भी वो अपनी जो है एक विशिष्टता लिए हुए हैं। फिर अगला जो है वो सामाजिक विघटन के आधार पर अंतर, और लास्ट है मनोवैज्ञानिक आधार पर अंतर। फिर देखिए एक लाइन और है, डॉक्टर ए आर देसाई ने 9 आधारों पर अंतर किया था।
तो ये सारे जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी, ग्रामीण समुदाय से संबंधित, नगरीय समुदाय से संबंधित, कस्बा और क्षेत्र, 4 टॉपिक को हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार 2 बार अच्छे से जो है वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट करते जाइए और एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। आपको जो है 100% इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।